नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से। और उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पटवार के एग्जाम में, आरएएस के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में या अन्य किसी एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑफिशियल आंसर की के साथ हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया राजस्थान पॉलिटी में आयोग, जिसमें हम कितने आयोग पढ़ चुके हैं? 3 आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर हमने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद हमने पढ़ लिया है कौन सा? निर्वाचन आयोग के बाद राज्य सूचना आयोग। और उसके बाद हमने पढ़ लिया है राज्य वित्त आयोग। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या? राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या रहने वाला है? राज्य मानवाधिकार आयोग आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा देख लेना। उसके बाद ही आपको चैनल सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना है, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए नंबर 1 पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक है, क्या संवैधानिक है, क्या वैधानिक है, क्या गैर संवैधानिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? एक प्रकार का गैर संवैधानिक आयोग है। किस प्रकार का है? एक गैर संवैधानिक आयोग, और साथ ही साथ ये परामर्शकारी भी आयोग है। गैर संवैधानिक यानी गैर माने नहीं, संविधान यानी संविधान, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इस कारण ये क्या हो गया? गैर संवैधानिक निकाय। क्या हो गया? गैर संवैधानिक आयोग हो गया। तो देखिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राजस्थान या राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया जाता है। पूछा जाएगा कि राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो वो किया गया धारा 21 के तहत। कौन सी धारा? धारा 21 के तहत इसका गठन किया जाता है। किसके तहत? राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत। तो इसका गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट बात है, हर एक आयोग का ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि इसका गठन कब होता है और इसने कार्य कब प्रारंभ करना शुरू किया था। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पीछे? हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों सूचना आयोग, जिसका गठन कब हुआ था? एक बार रिवीजन मारिए। सूचना आयोग का गठन किया गया था 13 तारीख को। और 13 तारीख कौन सी थी? 13 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था ना। और इसी प्रकार कल हमने पढ़ा था राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन कब किया गया था वो भी आपको मैं बता देता हूं, 24 अप्रैल 1994 को। ये दोनों आपको याद रखने। ये तो हो गया हमारा वित्त आयोग, ये हो गया सूचना आयोग। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 18 जनवरी 1999 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 जनवरी 1999। हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? तो देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? तो इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 को। देखिए, इसका गठन तो हो गया 1999 में, कार्य प्रारंभ करता है 2000 में। इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं। और आरपीएससी तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कथन में देता है। किस प्रकार देगा? देखिए,
पहले मैं बताता हूं कि आरपीएससी इतनी व्याख्या में जो मैंने बताई है इनमें क्वेश्चन किस प्रकार देगा, क्योंकि आरपीएससी अच्छे लेवल की पॉलिटी पूछती है। तो चलिए बता देता हूं। आरपीएससी पूछेगा कि निम्न में से मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन नहीं है। निम्न में से मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन नहीं है, यह बनेगा आरपीएससी का क्वेश्चन। तो देखिए, नंबर 1 कथन, यह एक गैर संवैधानिक व परामर्शकारी आयोग है। कथन नंबर 1 ध्यान से सुन लिया। कथन नंबर 2, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया। हाँ, एग्जामिनर आपको सभी देगा, जितना आपको याद है ना इतना तो एग्जामिनर दे देगा आपको। तो यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ था। यह भी कथन सही है। फिर देगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य प्रारंभ 18 जनवरी 1999 से हुआ था। तो यह क्या हो जाएगा, कथन हमारा 4 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कार्य कब से प्रारंभ किया था, तो 23 मार्च 2000 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। और अधीनस्थ बोर्ड पॉलिटी आसान पूछता है थोड़ी, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, वो पूछ लेगा सीधे ही क्वेश्चन कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य प्रारंभ किया था, 2000 में कार्य प्रारंभ किया था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए, हमने गठन करवा दिया किसका, राज्य मानवाधिकार आयोग का, कार्य प्रारंभ करा दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें सदस्य कितने हैं। सदस्य तो होंगे ना, कोई भी आयोग बना है उसमें सदस्य तो होंगे, तो कितने सदस्य होंगे, चलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं। तो देखिए, शुरू में ये क्या था, बहु सदस्य निकाय, यानी बहु यानी ज्यादा, सदस्य यानी लोग, यानी पहले तो ज्यादा लोग रहते थे। कौन कौन, 1+4, यानी एक तो अध्यक्ष होता था और अध्यक्ष के अलावा 4 और सदस्य थे, किसमें, मानवाधिकार आयोग में। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, सन 2006 के बाद इसमें केवल एक अध्यक्ष रहता है और 2 अन्य सदस्य रहते हैं। एक तो अध्यक्ष रहता है, 2 अन्य सदस्य रहते हैं। कब से, सन 2006 से। और 2006 से पहले इसमें कितने सदस्य थे, 1+4। तो ये क्या हो गया, एक बहु सदस्य आयोग हो गया। यानी इसमें एक सदस्य आयोग नहीं है, ये किस प्रकार का है, ये एक बहु सदस्य क्या है, आयोग। तो ये भी कथन में दे सकता है कि राज्य मानवाधिकार एक सदस्य आयोग है, नहीं, ये क्या है, एक बहु सदस्य आयोग है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, ये जो सदस्य बने हैं इनकी कुछ ना कुछ तो योग्यता होगी। जैसे आपने फॉर्म भर रखा है, चाहे 2nd ग्रेड का भर रखा हो, 3rd ग्रेड का भर रखा हो, या फिर प्यारे विद्यार्थियों आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आपकी कुछ योग्यता ही तो है ना। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने 12वीं पास है आप, या फिर आपने पीजीडीसीए कर रखा है, या आरएससीआईटी, यानी कुछ ना कुछ तो योग्यता है आपके पास। तो उसी प्रकार इन सदस्यों की भी क्या होती है, योग्यता होती है। तो देखिए, अध्यक्ष पद के लिए, यानी अध्यक्ष जो बनेगा ना राज्य मानवाधिकार आयोग का, उसकी योग्यता क्या है, तो वो होना चाहिए हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो, यानी वो हाई कोर्ट से संबंधित होना चाहिए। हाई कोर्ट का या तो हो सकता है वो मुख्य न्यायाधीश, या फिर अन्य कोई न्यायाधीश हो सकता है। कौन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये होगी उसकी क्या, योग्यता। लेकिन सदस्य भी है, आपने अभी अभी पढ़ा है कि 1+2 होते हैं। हमने अध्यक्ष की तो योग्यता देख ली, अब हम देखेंगे किसकी, इन सदस्यों की योग्यता क्या है। तो इनकी होती है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेवानिवृत्त जज क्या होता है, इसका सदस्य होता है। ये योग्यता होनी चाहिए अगर सदस्य बनना चाहता है। अगर आप भी इसके अध्यक्ष बनना चाहते हो तो आपको पहले बनना होगा, यहां पर अध्यक्ष बनना है ना, तो आपको बनना पड़ेगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आप होगे उससे सेवानिवृत्त, उसके बाद आपको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस प्रकार बनेंगे हम। तो देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हमने गठन की बात कर ली, थोड़ी सामान्य जानकारी देखी, उसके बाद गठन कर दिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 1+ में
2 होते हैं, 1+2 इसमें सदस्य होते हैं। उसके बाद इनकी योग्यता देख ली कि अध्यक्ष की योग्यता क्या है और इनकी योग्यता क्या है, सदस्यों की योग्यता क्या है। अब उसके बाद देखिए योग्यता तो ठीक है, इन्हें कोई ना कोई नियुक्त तो करेगा ना। जिस प्रकार आप अगर पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, आपकी भर्ती करवाता है और आपको नियुक्ति देता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को नियुक्ति देती है, आरएएस को नियुक्ति देती है ना। तो इसको भी नियुक्त कौन करेगा, तो इनको नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। किसके आधार पर करता है, एक समिति होगी, चयन समिति, उसके आधार पर करता है। और उसमें कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य, 4 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम होगा। यानी इनकी नियुक्ति किनकी, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल करेगा तो सही, लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा, एक समिति होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे, उसका अध्यक्ष सीएम होगा। वर्तमान में सीएम भजनलाल है, तो भजनलाल जी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वो सिफारिश करेंगे कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए, इनको सदस्य बनाया जाए, तो वो हो जाएगी नियुक्ति किनकी, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और किनकी, अध्यक्ष की नियुक्ति। ये हो गई इनकी नियुक्ति। सबसे पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद कितने सदस्य वो पढ़े, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, नियुक्ति कौन करेगा, ये हमने पढ़ लिया। तो अब इनका कार्यकाल देख लीजिए। देखिए आप भर्ती में पास हो जाते हो, आपकी नियुक्ति हो जाती है, हो गया ना, आपकी नियुक्ति हो गई, तो आप कितने समय तक उस पद पर बने रहोगे, ये तो बात है ना। ऐसे तो है नहीं कि आप 100 साल तक उस पर रहोगे, नहीं रहोगे। रिटायरमेंट की उम्र होती है ना, तो उसी प्रकार इनका भी कार्यकाल होता है। कितना, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक सदस्य नियुक्त किया है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र है 65। कितनी है, 65 वर्ष का है। जिसको नियुक्त किया ना, उसकी उम्र है 65 वर्ष। तो वो कब तक रहेगा, 65 से 66, 67, 68, यानी वो रहेगा 68 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहेगा वो, 68 वर्ष तक रहेगा। यानी उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। लेकिन कोई ऐसा सदस्य आ गया जिसकी उम्र है 68 वर्ष, क्या है, जिसकी उम्र है 68 वर्ष, तो वो कितने तक रहेगा, देखिए 68, 69, 70, यानी 70 वर्ष का तो हो गया वो। तो 3 साल तो हुए नहीं, साल कितने हुए, 2 ही हुए, लेकिन वो 70 वर्ष तक रहेगा। यानी यहां पर कह रहा है जो पहले हो, यहां पर 2 साल ही उसका कार्यकाल होगा, न कि 3 साल, क्योंकि उसकी उम्र क्या हो गई, 70 वर्ष हो गई। यही ये कह रहा है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो, वही उसका कार्यकाल होगा। अब त्याग पत्र किनको देगा, राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। रिपोर्ट अपनी राज्यपाल को सौंपेगा। इसका वेतन कितना होता है, जिस प्रकार आपको सैलरी बनेगी इनको भी मिलती है, तो सैलरी देख लीजिए, कोई चकित मत हो जाना, इतनी सैलरी है इनकी। अध्यक्ष की देखिए 2.5 लाख और सदस्य की 2.25 लाख। ये है कितना वेतन किनका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का। अब इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, यानी इनको नियुक्त कर दिया, इनको वेतन दे रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो कार्य बनता है। इनका कार्य क्या है, जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। यानी मानव के जो अधिकार है ना, उनकी ये जांच कर सकता है, लेकिन उन्हें दंड नहीं दे सकता, जेल कारागार की इस प्रकार की कोई सजा नहीं दे सकता। 1 वर्ष से पूर्व मामलों की जांच नहीं करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लगा लीजिए स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा कितने वर्ष पूर्व मामलों की जांच नहीं की जाती। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो 1 वर्ष से पहले जितने भी मामले हैं ना, उनकी जांच नहीं करेगा कौन, राज्य मानवाधिकार आयोग, और स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, परामर्शकारी कहते हैं। अब देखिए इनके अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, इनका प्रथम अध्यक्ष कौन था और इसका गठन कब होता है मानवाधिकार आयोग का, अभी आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट में लिखिए अब तो आप, क्योंकि अभी अभी आपको बताए, तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए सन मैं बता देता हूं,
1999, और मुझे पता है आपको सन तो याद है, और कार्य प्रारंभ किया था 2000 में। अब आपको महीना और तारीख बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि वर्तमान में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़कर आते हो तो कितने पीछे हो सकते हो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो हमें ऐसी तैयारी नहीं करनी जो एक क्वेश्चन भी गलत करवा दे, हमें ऐसी तैयारी करनी है जो एक क्वेश्चन की बदौलत हमें कट ऑफ से भी ऊपर ले जा दे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता कुमारी भटनागर। कौन है प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग की? कांता कुमारी भटनागर। अब देखिए वर्तमान अध्यक्ष, यहां पर लिख रखा है हमने गलत। क्या लिख रखा है? गलत, क्योंकि उस समय जब ये नोट्स बनाए थे उस समय का लिखा हुआ है और फिर भी ये गलत लिख रखा है। क्या लिख रखा है? गलत लिख रखा है। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम। कौन है? गंगाराम वर्तमान में अध्यक्ष। मूलचंदानी, जो वर्तमान में हर एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, मूलचंदानी ये क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया अध्यक्ष। इसके अलावा दो सदस्य तो और है ना, वो दो सदस्य कौन कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैं ऑफिशियल डाटा लाया हूं, आगे आपको इमेज भी दिखाऊंगा, फिर भी यहां पर एक बार बता देता हूं मैं। रामचंद्र सिंह झाला हो गए एक, तो कौन हो गए? रामचंद्र सिंह झाला एक सदस्य हो गए, और दूसरे सदस्य अशोक, कौन है? अशोक जी दूसरे सदस्य हैं। तो ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन कि वर्तमान में राज्य मानवाधिकार से संबंधित नहीं है, पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन। गंगाराम मूलचंदानी, रामचंद्र सिंह झाला, अशोक गुप्ता, यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो एक ऑप्शन आपको भिन्न मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इनका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय। किसका? मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और यह किसी भी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। देखिए, सुनवाई के लिए निर्देश दे सकता है कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट, शिकायतों का पंजीकरण व सुनवाई, यानी ये शिकायतें किस प्रकार पंजीकरण करवा सकते हैं और इसकी सुनवाई किस प्रकार होगी। तो देखिए, शिकायत किसी भी माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है, यानी ऑफलाइन, ऑनलाइन, यानी किसी भी माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। परिवाद 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी 8वीं सूची में जितनी भाषाएं हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार ये प्रस्तुत किया जा सकता है। और परिवाद के लिए कोई भी फीस देय नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। और शिकायत के साथ जिला कोड और रजिस्ट्रीकरण और वर्ष आदि दर्ज किए जाते हैं। क्योंकि वर्ष क्यों दर्ज किया जाता है अभी आपको बताया, क्योंकि 1 वर्ष से पुराना मामला नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, यहां पर शिकायत 7 दिन के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाती है। ये 7 दिन के अंदर आयोग के समक्ष रख दी जाती है और आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद निम्न कदम उठा सकता है, यानी किसी भी प्रकार का कदम है वो उठा सकता है। और यहां पर देखिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है। यानी कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके मानवाधिकार यानी उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उससे अनुशंसा कर सकता है कि इसकी सहायता की जाए। और यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। ठीक है ना। तो अब देखिए कौन कौन इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो देख लीजिए यहां पर कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं। नंबर 1 कांता कुमारी भटनागर, नंबर 2 सैयद सगीर अहमद, नंबर 3 नगेंद्र कुमार जैन, नंबर 4 प्रकाश टांटिया, नंबर 5 गोपाल कृष्ण व्यास। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अध्यक्ष का क्रम और पूछा जाएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी आपको मैंने बताया था। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष। और क्रम पूछता है कौन? अधीनस्थ बोर्ड। क्रम कौन पूछता है? अधीनस्थ बोर्ड क्रम पूछता है और याद होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको बताया था वित्त आयोग का क्रम बताया था ना, वित्त आयोग का क्रम बताया था। क्या बताया था वित्त आयोग के क्रम? बताइए, आपको याद है तो ट्रिक बताइए प्यारे विद्यार्थियों वित्त आयोग के सदस्यों की। और इसकी ट्रिक क्या देखिए,
कांता संघ, याद किस प्रकार रखोगे? कांता संघ। कांता के संघ कौन है? नगेंद्र कुमार जैन, यानी कांता, कांता कुमारी भटनागर। संघ यानी सैयद सगीर अहमद, संघ यानी सगीर अहमद, सगीर अहमद आ जाएंगे। और फिर 3 नंबर पर नग, ये लीजिए नग, इस प्रकार याद रखिए। क्या हो गया? कांता संघ नग प्रकाश गोपाल, यहां पर लिख लीजिए प्रकाश गोपाल मूल, ये इस प्रकार याद रखिए। बस ये 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कांता संघ नग प्रकाश गोपाल मूल, मूल यानी वास्तविक होता है, प्रकाश गोपाल तो क्या है? मूल है, और कांता संघ नग है। कांता संघ नग प्रकाश गोपाल मूल, ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों? क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था? HR कुंडी। कौन थे? HR थे, जिनको 1 जून 2012 को क्या की दी गई थी? पद ग्रहण दिया गया था। और अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से ही किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। सदस्यों में से ही, देखिए सदस्यों में से ही एक को क्या करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन? ये अध्यक्ष पद रिक्त होने पर। और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्टिस सगीर अहमद एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के क्या है? न्यायाधीश भी रहे हैं। क्या? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, ऐसे एकमात्र अध्यक्ष हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा किसने दी? तो HL दत्तू ने। अब पूछा जाएगा कि निम्न में से किसने राज्य मानवाधिकार यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी थी? तो HL दत्तू ने दी थी। अन्य पॉइंट यहां पर याद रख लीजिए थोड़ा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त संघ द्वारा मानवाधिकार दशक जनवरी 1995 से 2000 तक बनाया गया, यानी दशक की बात करें कब बनाया गया? 1995 से 2000 तक बनाया गया। मानवाधिकार दिवस अंतरराष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 10 अक्टूबर 1993 को किया गया था, जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र। अब यहां पर क्या कह रहा है ये? UNHRC, यहां पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बना, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं और 43 भाग है। ठीक है, कितने अध्याय? 8 अध्याय और 43 भाग। NHRC की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। HRC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो NHRC की फुल फॉर्म क्या है? N से नेशनल, H से ह्यूमन, R से राइट, R C से कमीशन। और इसी प्रकार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हो जाएगी इनकी फुल फॉर्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग। ये देखिए, ये ऑथेंटिक है। और श्री गंगाराम मूलचंदानी क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या अध्यक्ष हैं। और इनकी फोटो भी आप देख लीजिए। अन्य सदस्य देखिए, अन्य सदस्य हो जाएंगे रामचंद्र सिंह झाला, और कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार गुप्ता, ये हो जाएंगे अन्य सदस्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार जुड़िए हमारे यहां पर YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, और देख लीजिए यहां पर मोटिवेशन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और फिर कर लीजिए सब्सक्राइब। और पास में जो बेल आइकन है प्यारे विद्यार्थियों, उसे भी जरूर दबा लीजिएगा। देख लीजिए इस प्रकार हमारा चैनल आपको दिखाई देगा। और यहां पर देखिए, इसके अलावा संपूर्ण राजस्थान जी के 11,000 प्लस पर्सन भी आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप कर रहे हो RAS, वीडियो, पटवार, शिक्षक भर्ती 4th ग्रेड या
2024 में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ हमें कर रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए यहां पर ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैंने प्यारे विद्यार्थियों लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर आपको ये तो बता दिया कि ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे ना, उनको पढ़ना जरूर है। ऐसे नहीं कि ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, इसकी पीडीएफ वहां पर मिलेगी। अगर आपको लिंक ना मिले तो टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ये सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल, तो ज्वाइन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ को पढ़ना भी जरूरी है और तैयारी भी करनी जरूरी है, ऐसे नहीं डाउनलोड करके हमने रख ली है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए किस प्रकार क्लास लगी। अच्छी ना लगे तो भी कर दीजिए, तो करनी जरूर है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।